सर आपके पास में 4 सांसद हैं, सर 4 सांसद आपके साथ हैं, इनकी टेक्निकल स्थिति क्या होगी जो 6 सांसद आपके पास आए? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, ये 6 सांसद जो है 2/3 मेजोरिटी से हमारे साथ आए हुए हैं। पूरी कानूनी कार्रवाई सभी जो कानून के तज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमने ये लोकसभा के स्पीकर उनके पास ये 6 लोग गए। उन्होंने अपनी लिखित और ऑडियो वीडियो जो भी कुछ वहाँ पर प्रक्रिया करनी थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से करी हुई है। और ये लोकशाही में हम कहते हैं मेजॉरिटी बहुमत को महत्व होता है, और अभी ये 6 सांसद आने की वजह से यहाँ पर शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है। और ये कानूनी तरीके से संसदीय कार्य प्रणाली के माध्यम से, लेजिस्लेचर कार्य पद्धति के माध्यम से ये पूरी तरह जो है फुल प्रूफ काम हमने किया है। शरद पवार के एमपी भी आपके साथ आ सकते हैं, एनसीपी शरद पवार के एमपी भी आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि सेशन से पहले उन्हें डिसीजन लेना था। हाँ, बिल्कुल लेंगे स्पीकर साहब, बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जो कानूनी कार्रवाई की है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक की हुई है। सर आपने कहा डिलिमिटेशन बिल जो है वो आप श्योर हैं कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो पास होगा? सुप्रिया सुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि यदि हम बिल देखते हैं, हम पढ़ते हैं बिल और उसके बाद हम देखेंगे, हम उसे समर्थन देंगे। तो आपको लग रहा है कि सुप्रिया सुले की जो पार्टी है वो इस बिल को समर्थन देगी? देखिए, समर्थन देंगी तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहाँ से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे, आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। तुम्ही दिल्लीत असताना तुमच्या अमित शहा सोबत भेट असताना महाराष्ट्रामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जयंत पाटलांनी भेट घेतलेली आहे। चर्चा आहे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे तिथे होते। अरे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे आमच्या आघाडीत आहेत, महायुतीमध्ये आहेत, ते एनडीए मध्ये आहेत। जयंत पाटील माझ्याकडेही आले होते सांगलीच्या नगर परिषदेच्या विषयावर, आणि त्यांनी त्याचा खुलासाही केलेला आहे की सांगलीच्या काही विषयांवर ते गेले होते आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटणं काय गैर आहे का? काय चुकीचं आहे का? याचा तुम्ही फक्त राजकीय अर्थ कशाला काढता? पवार साहेब पण आले होते ज्या दिवशी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती भागातल्या लोकांची बैठक होती, त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते, मी होतो आणि शरद पवार साहेब पण त्या बैठकीला होते। त्यानंतर ते जाताना त्यांना काही त्यांच्या आमदारांशी चर्चा करायची होती, त्यामुळे माझ्या दालनात आले होते। मला कळलं, माझी कॅबिनेट होती, मग मी त्यांना मला कळल्यानंतर पवार साहेब खाली बसलेले आहेत, तर मी येऊन, आमची संस्कृती आहे हो महाराष्ट्राची,
शरद पवार साहेब ज्येष्ठ नेते आहेत, ते आले, त्यांना मी स्वागत केलं. ही आमची संस्कृती आहे. आता ज्यांच्याकडे ऐका, बघा, ज्यांना एकच सांगतो, कशी काय म्हणजे काय होऊ शकत नाही. अरे ती काय दालनं काय आमच्या मालकीची आहेत का? ती ऐका, ते दालनात कोणी नव्हतं, कारण मी कॅबिनेटला होतो. आणि मी एकच सांगतो, ही संस्कृती आहे, परंपरा आहे, आम्ही संस्कृती जपतो. पण काही लोकांना विकृती झालेली आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये विकृत भाष्य करायचं. अरे, ज्या शरद पवारांचं तुम्ही खाता, ज्या शरद पवारांचे गुणगान गाता, त्यांच्या विरोधातच भूमिका घेता. ही कुठली काय इंडिया अलायन्स, ही कुठली महाविकास आघाडी? हे फार गोंधळलेले आहेत, एकदम बिथरलेले आहेत. त्यांना काय बोलतात तेही कळत नाही. त्यांच्या पायाखालची पूर्ण वाळू सरकलेली आहे आणि त्यांचा पराभव जो आहे तो दररोज होतोय. सर वो अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें लेंगे, यदि वो अप्रोच करेंगे, यदि वो अप्रोच करेंगे, शरद पवारांच्या पक्षाचं एनडीए मध्ये स्वागत करा. शरद पवारांच्या पक्षाचं एनडीए मध्ये स्वागत कराल का? हे बघा, तुम्ही एक सांगतो, एनडीएचा निर्णय घेणारे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित भाई. त्यामुळे एनडीए मध्ये कोणाला प्रवेश द्यायचा, कोणाला सोबत घ्यायचा, हा अधिकार त्यांचा आहे. पण साहेब, अलीकडच्या काळात तुमचा पक्ष महाराष्ट्रामध्ये वाढतोय. आप दिल्ली आए, आप दिल्ली मौजूद है, वही महाराष्ट्र में कई एनसीपी के वरिष्ठ नेता जो शरद पवार के जयंत पाटिल वो मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री से, इसके क्या मायने निकलते हैं सर? अरे, मैंने अभी कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक अपने जयंत पाटिल जी ने मीडिया में भी कहा है कि उनकी कुछ सांगली की जो मुद्दा था उसके बारे में वो मिले. प्रफुल्ल पटेल और तटकरे तो हमारे महायुति के मेंबर है, महायुति के पार्ट है, तो जाएंगे. वो मेरे पास भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं. जयंत पाटिल भी मेरे पास आए हुए थे, कुछ काम लेके आए थे. क्या इसका मतलब क्या राजनीतिक होती है क्या बात? हर बार कोई मिला तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए. शरद पवार जी हमारे इधर आ गए, बोले राजनीतिक बात हो गई. कितने लोगों को पेट दर्द हो गया, कितने लोगों को तो जमाल घोटे जैसा तकलीफ हो गया. क्या है ये? क्या है ये? आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप वेलकम करेंगे? किसको, कौन करता है? हमारे से कोई किसी ने अप्रोच किया नहीं और न मैंने किसको अप्रोच किया. देखिए, एनडीए के हम लोग पार्ट है. एनडीए के हम बहुत ही विश्वसनीय घटक है, घटक पक्ष है शिवसेना, जो पिछले कई सालों से साथ में है. लेकिन एनडीए में किसको लेना या जोड़ना, ये अधिकार किसका है? ये हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे गृह मंत्री अमित भाई का है. तो ये जो लोग हैं उसके ऊपर निर्णय लेंगे. सर, पार्टी 2/3 बहुमत से नहीं टूटी, ये दावा करते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे. कह रहे कि टेक्निकली जब पार्टी टूटती है तभी पार्टी का डिवीजन होता है. वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, वो स्पीकर फैसला करेंगे ना. स्पीकर जी के पास पूरी तरह प्रक्रिया हो चुकी है और हम कुछ भी जो भी करते हैं फुल प्रूफ करते हैं. इसका आपको अनुभव आया होगा पिछले टाइम का. शरद पवार जी का स्वागत आपने किया था. शरद पवार जी का स्वागत, हम कच्चा काम करते नाही, पक्का काम करते. सर, तुमच्या पक्षाचे घोडदौड राज्यामध्ये वाढते, त्यामुळं राष्ट्रवादी जी कमजोर पडली तिला ताकद देण्याचं काम भाजप करतंय असं देखील सांगितलं जात. अरे बाबा, शेवटी एनडीएची ताकद वाढेल ना, महायुतीची ताकद वाढेल ना. मी त्या इंडिया अलायन्स सारखा पोटदुख्या नाही आहे. राज्यात पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. आता मी तर इकडे आहे, इकडे आहे. देवेंद्रजी आणि आमची अशी कुठली चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे आता तुम्हीच सगळे प्रश्न तुम्हीच विचारता, उत्तरं पण तुम्हीच देता, सगळं तुमचंच चालू आहे. पण हे ऑपरेशन टायगर अडवण्याचा प्रयत्न खूप झाला होता. सर्व खासदारांना वेगवेगळ्या पद्धतीने अडवण्याचा प्रयत्न झाला अनेकांकडून. त्याविषयी काही चर्चा झाली का काल? बघा, तुम्हाला मी सांगतो, उभाटाने आणि महाविकास आघाडीने खूप अडवण्याचा प्रयत्न केला यांनी जाऊ नये म्हणून. आणि त्यामुळे परंतु त्यांनी ठामपणे निर्णय घेतला की विकासासाठी आपल्याला गेलं पाहिजे. त्याने अनुभव घेतला मागचा.
अरे त्यावेळेस काही लोक म्हणाले होते एक तरी निवडून आणून दाखवा. मी म्हणालो एक निवडून नाही आला तर मी राजीनामा देईन, शेती करायला निघून जाईल. 60 माणसं निवडून आणले ना. एकनाथ शिंदे ज्याच्या मागं उभा राहतो पूर्ण ताकदीने उभा राहतो. मी आपल्याला म्हणतो की एनडीए मध्ये पण मोदीजी असतील, अमित भाई असतील, इतर नेते असतील, ज्याच्या मागं उभं राहतात ते पूर्ण ताकद, काय म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये, चट्टान की तरह. आणि त्यामुळे तसाच एकनाथ शिंदे पण ज्याच्या मागं उभा राहतो तो ताकदीने उभा राहतो. तुम लढो हम कपडा संभालते है असं एकनाथ शिंदे करत नाही. सर, पंढरपूरची वारी सुरू आहे. पंढरपूरची वारी सुरू असताना अनेकांकडनं पांडुरंगाकडे साकडं घातलं जातं आणि त्यातले तुमच्या पक्षाचे नेते जास्त पुढे आगळे असल्याचं बघायला मिळतंय. तुमच्या पक्षातील अनेक नेत्यांनी पांडुरंगाकडे साकडं असं घातलंय की राज्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे यांनी करावं. शंभूराज देसाई असतील, बच्चू कडू असतील, तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हावं अशी त्या सगळ्यांची इच्छा, तुम्ही मुख्यमंत्री व्हावं. आता वेकेन्सी आहे का? सर वेकेन्सी आहे का आता? सर वॅकन्सी तयार केली जाते. अरे बाबा, मी सांगतो, तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं. मी मुख्यमंत्री असतानाही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाटायचं देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले पाहिजे. हे साहजिक आहे, कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात. पण शेवटी बघा, आमचा अजेंडा जो आहे, आमचा अजेंडा मुख्यमंत्र्याची खुर्ची मिळवणं नाही आहे. आमचा अजेंडा या महाराष्ट्रातल्या जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे, या महाराष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे. आणि आमची युती जी झालेली आहे, विचारधारांची युती झालेली आहे, ही वैचारिक युती आहे. आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन विचार पुढे नेतोय. त्यामुळे आम्ही कधीही महायुतीमध्ये कधी असं मला काय मिळेल, तुला काय मिळेल अशा प्रकारची वृत्ती आमची नाही. आम्ही काम करणारे लोक आहोत. पुढील 5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री सर, यही असतील. बात हिंदी में पुढील बता 5 दीजिए. वर्ष देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील राज्याचे. इसी को आप थोड़ा हिंदी हिंदी में में जो बता आप बोले आप ब्रीफ कर दीजिए. देखिए, अभी मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है क्या? कोई जगह खाली है क्या? अब देखिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, अपना अपना पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए. इस पे ज़्यादा देखिए, मैं मुख्यमंत्री था तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होना चाहिए. उसमें क्या गैर मानना क्या है? हम कभी उसको कभी बुरा नहीं मानते थे कि हम सब साथी है. आज भी देवेंद्र जी मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे. हम टीम बनकर काम किए. आज वो मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ. हम टीम बनकर काम कर रहे हैं. आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम अंजाम दे रहे हैं. और दूसरी बात है, हमारा एजेंडा कुर्सी का नहीं है. हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं. और जिनकी एजेंडा कुर्सी का है, उनकी क्या हालत हो गई देख लो. कुर्सी का एक पहिया किधर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, उसकी कुर्सी का सब इधर बितर हो गया. लेकिन हमारा एजेंडा जो है विचारधारा और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. इसलिए एक कार्यकर्ताओं की भावना होती है, लेकिन इसमें हम एक है. कितना भी कुछ कोशिश करें लोग, कि कितना भी हमारे दोनों में कुछ झगड़ा लगाने की कोशिश करें तो वो कौन लोग हैं सर, मुमकिन वो नहीं है. वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, वो नामुमकिन है. क्योंकि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा हिंदुत्व है, हमारा एजेंडा बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ये इस राज्य को आगे बढ़ाना है. बोलो अभी क्या चाहिए? तो ये झगड़ा लगाने वाले कौन लोग हैं सर? अरे विपक्ष वाले लगा रहे हैं भैया, उनको क्या हाथ में आने वाला उबाटाचे है? लोग सर, डिमोक्रेसी को आप शरद पवार की पार्टी सपोर्ट कर रही है. सर, जैसे जो महिला आरक्षण बिल आएगा, इसमें महाराष्ट्र की संख्या ठीक ठाक रहेगी समर्थन करने के मामले में. अगर आपकी युति को छोड़ दें तो बाकियों की अगर हम बात करें, देखिए, जो काम जो नहीं करेगा उसकी हालत पश्चिम बंगाल जैसी होगी, समझ लो. सर, चर्चा शुरू महिलाएं क्या जादू कर सकती है? हमारी लाडली बहना क्या जादू कर सकती है? वो देखो. सर, ऑपरेशन टाइगर 2.0 कब देखने के लिए मिलेगा? हाँ? अगला ऑपरेशन 2.0 क्या जारी है? अभी आपने कहा कि देखिए, आपकी ये कोशिश रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें. मेरी कोशिश यही है कि अच्छा काम करे. लोग जुड़ते हैं, लोग साथ आते हैं विश्वास के साथ. लोगों ने काम देखा है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद कार्यकाल का काम मेरा देखा है. तब कई विकास प्रकल्पों को महाविकास आघाड़ी ने स्टे दे के रखा था. उनकी स्थगित सरकार थी,
हमारी प्रगति सरकार है, उनका पैर ब्रेक पे था, हमारा पैर एक्सीलेटर पे है, हमारा विकास जोर से चालू है, इसलिए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे। हम किसी को तोड़ नहीं रहे, तोड़ने की भाषा वो लोग कर रहे हैं, हम जोड़ने की भाषा करते हैं, तोड़ने की नहीं। सर चर्चा सुरू आहे की फायनान्सच्या पोर्टफोलिओ पण चेंज होणार, त्याच्यावर काही निर्णय अजून? बघा, मी सरकारमध्ये आहे, अजून तरी मला माहीत नाही, परंतु तुम्हाला माहीत आहे, तर तुम्हाला काय माहीत आहे ते मला सांगा। डिलिमिटेशन पे अब शरद पवार की पार्टी जो है वो समर्थन करने वाले हैं, ये बदलाव ये कितने बार पूछोगे? नहीं वो मल्टी में हिंदी में मुझे एक बार बताइए, अरे हिंदी में एक हिंदी बार में बता दिया, नहीं एक बार बताइए। क्या बताऊँ बोला? कि सुप्रिया सुले जो है हाँ। वो सांसदों के साथ सपोर्ट करने वाले हैं डिलिमिटेशन के। और स्वागत है, अच्छा है, करना चाहिए। उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया, वो महिलाओं का अपमान किया, महिला आरक्षण का अपमान किया है, और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सूची होगी, तो अच्छी बात है। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार खाएंगे। तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कारला आग लागली आहे बोगद्यात, तर तुम्ही काय हे सांगणार की दुसरा मोठा ऍक्सिडेंट असं दिसत आहे, नागरिकांमध्ये पळापळ दिसते, गाड्या सोडून पॅनिक सिच्युएशन। त्या ठिकाणी तिथली अग्निशमन यंत्रणा अतिशय अद्ययावत आहे, आणि दुर्दैवाने अशी घटना घडली असेल तर नक्कीच त्या ठिकाणी ती यंत्रणा जी आहे ऑटोमॅटिक ॲक्टिवेट होते, आणि त्या ठिकाणी कुठलीही जीवितहानी होणार नाही याची काळजी आमचे लोक घेतील। सरकार एक संविधान संशोधन और लेकर आ रही है सर, सरकार एक और संविधान संशोधन लेकर आ रही है कि पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो, अगर वो आरोपी होते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, तो उनकी स्वतः ही कुर्सी खत्म हो जाएगी। विपक्ष इस पे कई तरह की बात कर रहा है कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना की वजह से लाया जा रहा है, आप किसको कैसा मानते हैं इस बिल को? कौन लाए, कभी लाए? केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है, जेपीसी के पास है, पीएम हो या सीएम हो, अगर मामला आया तो तो देखिए अभी पीएम कौन है? मोदी जी है, बराबर है। तो जो खुद ही ऐसे बिल को लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनको बेदाग है। अगर उनको इतनी भर भी कोई ऐसा डर होता कि इसके अंदर कल उठकर निर्णय लेने के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है, तो वो क्यों लाते? 2014 वाली बात के ऊपर मैं नहीं जाने वाला था, लेकिन 2014 से पहले 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले हर रोज बड़े पूरे फ्रंट पेज में हम वही पढ़ते थे। और इसलिए 2014 को यूपीए कांग्रेस सरकार को जनता ने हटा दिया, मोदी जी को लाया। आज मैं बताऊंगा 2014 के बाद 2026 12 साल में आज देश की प्रगति क्या नहीं हुई है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस कहती थी गरीबी हटी, क्या गरीब हट गया? गरीबी नहीं हटी, लेकिन मोदी जी के काल में 32 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। 80,000 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। डेवलपमेंट इतने जबरदस्त, महाराष्ट्र का ही मैं बताऊंगा, 10 साल में यूपीए ने 2 लाख करोड़ दिए थे, मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ दे दिए। ये है विकास, ये है डेवलपमेंट। और इसलिए स्वच्छ सरकार और करप्शन फ्री सरकार होना चाहिए। इसके लिए ये बिल आ सकता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अभी आगे जो विरोध कर रहे हैं उनका तो क्या फर्स्ट है मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और अपोजिशन का करप्शन फर्स्ट है, इसलिए डरते होंगे वो। शिंदे जी, राम मंदिर को लेकर जो उद्धव शिवसेना है वो अभियान भी चला रही है कि जो हुआ है वहां पर चढ़ावा चोरी में वो गलत हुआ है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इसको? आंदोलन नागपुर से भी चल रहा है, अयोध्या तक जाएगा, क्या कहेंगे इसमें और ये राम मंदिर के पूरे विषय में? देखिए, जिन्होंने राम कार सेवक को, राम सेवक को, राम भक्तों को हरामखोर कहा, ये भी आपको पता है।
हिंदुत्व की विचारधारा को लेना ये हमारी गलती थी, ऐसे शब्द मुख्यमंत्री रहते हुए सदन में निकाला हुआ है। अभी वो राम रक्षा की बात कर रहे। देखिए, मैं ये कहूँगा, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने उनके करतूत की शिक्षा दी, अभी उनको राम रक्षा याद आ गई है। अभी उनको पता चला है जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। अभी इसलिए ये राम भक्ति उनके मन में आई है। हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में ठूसने वाले कौन थे? हनुमान चालीसा बोलने वाले जेल में डालने वाले कौन थे? राम रक्षा का आंदोलन करते। राम रक्षा पूरी तरह बोलने तो आनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगा कि वो खुद की पार्टी की रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए राम रक्षा पे आए हैं। राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी सोबतच वीज बिल देखील माफ करण्याचा निर्णय झालेला आहे। शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं जातं वेगवेगळ्या ठिकाणी। शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी करणार म्हणून 2024च्या निवडणुकीच्या वचननाम्यामध्ये आम्ही वचन दिलं होतं की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, आणि ती आम्ही पूर्ण केली। या बजेटमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केली आणि त्याच्यामध्ये जे काही 50,000ची अट होती तीही काढून टाकली। त्यामुळे शेतकरी हा अन्नदाता आहे, शेतकरी हा आमचा मायबाप आहे, आणि म्हणून बळीराजाचा अधिकार, आमच्या सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे असं आम्ही नेहमी म्हणतो। आणि म्हणून बळीराजासाठी, शेतकऱ्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते आम्ही करू। धन्यवाद। थैंक यू सर। बैठ जाइए सर, 2 मिनट बैठ सर, जाइए। 30 सेकंड थोड़ा सा वीडियो बन जाए। अच्छा, अरे पीछे हो जाओ भाई साहब, आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा आप पीछे हो जाओ। अरे एक छिप रहा है आपसे सर, थोड़ा सर आज चले जाएंगे। ओमराजे सर दिसत नाही एकदम कॉर्नरला गेले। सर आज चले, अभी चले जा रहे हाँ, सर एक खड़े होकर हाँ सर खड़े होकर भी कर दीजिए। सर एक ग्रुप फोटो हाँ। खड़े होकर ग्रुप हो जाएगा। उभे राहा। खड़े होकर ग्रुप हो जाएगा।